स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के थर्ड लेसन संविधान निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। हमने 8th क्लास में भी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहते हैं। जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है, यानी कि जो देश का सर्वोच्च कानून होने का जो भी अधिकार है या जो हैसियत रखता है वो संविधान है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश की गवर्नमेंट गवर्न करती है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी तो उस दौरान भारतीयों ने महसूस किया कि जब हम आज़ाद होंगे तो कोई ऐसी शासन व्यवस्था या कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सरकार शासन कर सके या शासन व्यवस्था या जो सिस्टम है ये चल सके और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो और पावर का या शक्तियों का मिसयूज़ ना हो। तो इस तरह से हमें संविधान की ज़रूरत महसूस हुई। हमने 8th क्लास में ही पढ़ा था कि हमारे संविधान की ये विशेषताएं हैं या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और हमारे संविधान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फीचर या हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। ये सब कुछ मेन चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ, कि संविधान बनता क्यों है, कैसे उन्हें बनाते हैं, कौन उनमें हिस्सा लेते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें संविधान बनाने का जो अभी सबसे एक नया एग्जाम्पल है वो कौन सा है? अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का है बेटा? दक्षिण अफ्रीका का, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसे संविधान निर्माण के काम को जिस तरह से किया गया है वो सभी से अच्छा संविधान आज के दिन में माना जाता है। जो हमारा संविधान है वो 1947 में बना था, लेकिन 1949 में बनकर तैयार हुआ था और 1950 में हमने उसको लागू किया था। लेकिन जो अफ्रीका का संविधान है, इस लेसन में हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो किस तरह से एक संविधान का एक बहुत ही अच्छा नमूना जो है वो प्रेजेंट करता है। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान को एक बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ संविधान माना गया है। अब हम करते हैं दक्षिण अफ्रीका की बात। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है जहाँ पर 17वीं 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियाँ या जिस तरह से भारत पर ब्रिटिश शासन था उसी तरह अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनियाँ वहाँ पर बनाई थी या उसको कॉलोनियल बनाया था। और धीरे धीरे और भारतीय राज्यों के विपरीत वहाँ पर क्या हुआ था कि जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे वहाँ पर बस गए थे। तो इसलिए जो अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं वो काले हैं और जो अमेरिकन वहाँ पर बस गए थे, अमेरिकन भी, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पर बस गए थे वो गोरे हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी थे वो काले थे और यूरोपियन गोरे थे और वो उनको अपने से हर तरह से हर लेवल से उनको अपने से नीचा समझते थे। इसलिए उन्हें वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट क्रीड्स, वो बहुत ही ज़्यादा था, यानी कि रंग भेद नीति, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। 1964 में रंग भेद नीति का विरोध करने के कारण नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया और वो लगभग 28 वर्षों तक जेल में रहे।
इस तरह वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ता रहा, चलता रहा, दबाया जाता रहा। मतलब जिस तरह से भारत में वहाँ पर ये आप इसमें पढ़ोगे कि अश्वेतों ने खास तौर पर उनकी बस्तियाँ बसने उनकी इजाज़त नहीं दी। 1985 में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा कि जो वहाँ के जो मज़दूर थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने रंगभेद को समाप्त करने के लिए जो वहाँ की नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने इसमें काफ़ी आवाज़ उठाई और इस तरह से अश्वेत और रंगीन चमड़े वाले लोगों के हत्या के आरोप लगते रहे और वहाँ पर विद्रोह जारी रहा। फिर एक नए संविधान की ओर कदम कैसे बढ़ाया गया कि जब बहुत ही ज़्यादा इतने वर्षों तक विरोध होता रहा, नेल्सन मंडेला जेल में रहकर भी अपने लिख कर या उन मतलब जो भी उनके साथ भेदभाव किए जाते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उन लोगों के अगेंस्ट वो करते रहे और अफ्रीकन लोगों ने भी उनका साथ दिया। तो इस तरह से जो गोरे लोग थे वो इस चीज़ को करने में मतलब इस विद्रोह को दबाने में अब असफल हुए और उन्होंने इस रंगभेद व शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक मिला जुला रास्ता चुना। अब नेल्सन और 28 वर्ष के बाद नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया गया और इस तरह से नए लोकतांत्रिक अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत जो नेता थे उनमें गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनको भूल जाएं और एक नए संविधान के निर्माण की ओर इस तरह से अफ्रीका ने कदम बढ़ाया। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद संविधान बनाया गया और यह दुनिया का बहुत ही अच्छा संविधान बनकर तैयार हुआ। जो उसकी प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल्स जो होती है वो सारे संविधान का मूल होती है। उसमें उन सब को उस संविधान के मूल उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और उसमें जो भी उसकी जो भी विशेषताएं हैं या जो भी वो है उन सब को विस्तार से उसमें डिस्क्राइब किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं और ये एक लोकतंत्र के मॉडल के रूप में समझा यानी कि बहुत ही एक अच्छा संविधान यह समझा जाता है। फिर आता है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें संविधान की ज़रूरत इसलिए है ताकि ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम ब्रिटिश के अधीन थे तो हमारे अंदर इस तरह की भावना थी कि जब ये लोग हमें आज़ाद कर देंगे, छोड़ कर जाएंगे तो हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, हम किस प्रकार से कार्य करेंगे। लेकिन जो शासन व्यवस्था होगी उसमें लोगों की भागीदारी कितनी होगी ताकि पावर का मिसयूज ना हो सके, या भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे किया जाएगा, नियम कैसे होंगे, लिखित होंगे या अलिखित होंगे, सारे शासन जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में होंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ते रहें। तो इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत महसूस होती है। जो संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश के रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं, यानी कि वो देश के सर्वोच्च कानून होते हैं। उनके आगे कुछ भी बड़ा नहीं होता, यानी कि उनसे ऊपर कुछ भी नहीं होता। जो कानून होते हैं उसके आगे वो सभी के ऊपर पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं या इसकी कुछ विशेषताओं के तौर पर हम इन प्रमुख बिंदुओं को पढ़ेंगे। पहला है
यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग, यानी कि जितने भी लोग एक देश की सीमा में रह रहे हैं, ये उनके बीच एक सहयोग और एक जरूरी भावना विकसित करता है कि हम सब लोग समान हैं और एक दूसरे की सहयोग की भावना उसमें विकसित करने की आदत डालता है। दूसरा, यह सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे शासन व्यवस्था चलेगी, कौन लोग शासन करेंगे, यह सब निश्चित करता है। तीसरा है, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है कि सरकार को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कहाँ उनको सीमित किया गया है, किसके पास राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसके पास कौन सा अधिकार है, यह सब सीमा हमारा संविधान निश्चित करता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, यानी कि एक अच्छा समाज कैसे बनाया जा सकता है, उसको व्यक्त करने की अभिव्यक्ति, अपने विचारों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति संविधान हमें ये अधिकार देता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह जरूरी नहीं है कि जिन देशों में संविधान लिखित या अलिखित है वहाँ पर जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो। कई अनडेमोक्रेटिक कंट्री में भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी के बाद फ्रांसीसी लोगों ने संविधान का निर्माण किया। इस तरह से जरूरी नहीं है कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो, संविधान अलिखित भी हो सकता है। अब आती है हमारी मेन मुद्दे की बात कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण को करने में कितना वक्त लगा, कौन कौन लोगों ने इसमें भाग लिया, या एक संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।